हेलो फ्रेंड्स, जेई क्लासेस परिवार मेरठ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवशंकर शर्मा और आप मेरे साथ पढ़ते हैं ईडी फर्स्ट। तो फ्रेंड्स, इस ब्रह्मास्त्र क्लास को जल्दी से जल्दी आप सभी अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिसमें कि आपको कंप्लीट सिलेबस आपको 15 दिन के अंदर कराया जा रहा है। इस क्लास की जो मेन बात है वो ये है कि इस क्लास में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो सभी कराए जा रहे हैं। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। आप सभी अपने फ्रेंड्स में इस बैच के बारे में ज्यादा से ज्यादा बताएं और इस बैच को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस बैच के लिए जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, वो जो पढ़ते हैं, तो उनके ये रिवीजन बैच साबित होगा। और जो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक बिल्कुल इंजीनियरिंग ड्राइंग को नहीं पढ़ा है, वो विद इन 15 डेज पढ़ने के बाद में सेमेस्टर एग्जाम में अच्छा स्कोर करेंगे। रेगुलर स्टूडेंट के साथ साथ जिन स्टूडेंट्स की लास्ट ईयर में इंजीनियरिंग ड्राइंग में बैक लगी है, वो भी अगर 15 दिन तक इस बैच को कंटिन्यू देखते हैं तो वो अपनी बैक को निकालने के साथ ही अच्छा स्कोर जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग में करेंगे। तो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था लेटर राइटिंग के बारे में, और आज हम पढ़ने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं स्केल चैप्टर के बारे में। तो बिना किसी बात की देरी किए सबसे पहले देख लेते हैं स्केल होता क्या है। तो स्केल की डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पर है। स्केल इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर एनी साइज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, यानी कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट की डायमेंशन को मेजर करते हैं, स्केल कहलाता है। फ्रेंड्स, स्केल को बनाने के लिए आपके पास में 6 चीजों का होना बहुत जरूरी है, और ये 6 चीजें आपकी स्क्रीन पर मैंने लिखी हुई हैं। सबसे पहले साइज, एक एक को मैं एक एक करके सभी को समझा दूंगा। सबसे पहले देख लेते हैं साइज क्या होता है। साइज के 3 पार्ट हैं, फुल साइज, रिड्यूस साइज, इनलार्ज साइज। उसके बाद में सेकंड है आपका टाइप्स। टाइप्स में क्या क्या है कि आपका प्लेन स्केल है, डायगोनल स्केल है, वर्नियर स्केल है, कॉर्ड स्केल है, कंपैरेटिव स्केल है। उसके बाद थर्ड पॉइंट पे जो चीज है वो आपके एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। उसके बाद में लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन ड्राइंग शीट। उसके बाद 5th नंबर पे है आपकी आरएफ, जिसे आप बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन या निरूपक भिन्न। और 6ठे नंबर पर जो बात आपको पता होनी चाहिए वो बात है आपकी यूनिट। तो एक एक करके इन सभी को समझ लेते हैं कि सभी होते क्या है। तो सबसे पहले साइज के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, साइज जो है आपके स्केल का, जैसे कि अगर आपके पास में कोई भी वस्तु है और उसका साइज अगर 15 सेंटीमीटर है और उसकी ड्राइंग आपसे बनाने के लिए कही जा रही है, तो आप ड्राइंग पर उस 15 सेंटीमीटर की वस्तु को 15 सेंटीमीटर की आसानी से बना सकते हैं, यानी कि आप उसके फुल साइज को फुल साइज के रूप में ही ड्राइंग शीट पर बना सकते हैं। तो ये आपका फुल साइज स्केल हुआ। उसके बाद में रिड्यूस साइज, यानी कि कोई वस्तु ऐसी है जो बहुत ज्यादा बड़ी है, जैसे कि कोई 50 मीटर या 100 मीटर की कोई भी वस्तु है और उसको आपको ड्राइंग शीट पर बनाना है, तो आप उस 50 मीटर की वस्तु को हो सकता है 1 मीटर या 50 सेंटीमीटर की बनाएंगे। तो आपने उसके साइज को रिड्यूस कर दिया, छोटा कर दिया है ड्राइंग शीट पर, तो वो आपका रिड्यूस साइज स्केल हो जाएगा। ऐसे ही इनलार्ज स्केल के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो कोई वस्तु जिसका साइज बहुत छोटा है और उसको ड्राइंग शीट पर आपको बहुत बड़ा करके बनाना है, तो वो इनलार्ज स्केल। जैसे कि आपके घड़ी के सेल या फिर कोई मशीन के छोटे छोटे पार्ट्स या नट बोल्ट, जिनका साइज जो है आपका 1 mm 2 mm तक होता है और उन्हें आप बड़ा करके बनाते हैं, तो ये आपका क्या होता है, इनलार्ज स्केल हो जाता है। उसके बाद टाइप्स के बारे में बात करते हैं कि स्केल के टाइप्स जो है वो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन आपको जो पढ़ने हैं वो सिर्फ 2 टाइप्स आपको पढ़ने हैं, प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल ही आपको पढ़ना है। प्लेन स्केल एक ऐसा स्केल है जो 2 लगातार मापों को पढ़ता है, 2 कॉन्सेक्यूटिव यूनिट्स को पढ़ रहा होता है, या एक माप को और उसके सब डिवीजन को पढ़ रहा होता है। उसके बाद में डायगोनल स्केल क्या है? डायगोनल स्केल एक ऐसा स्केल जो लगातार 3 मापों को पढ़ता है, या एक माप और उसके उपभाग और उसके उपभाग के अंश को भी पढ़ता है, वो डायगोनल स्केल होता है। और इसे हिंदी में विकर्ण मापनी कहते हैं। प्लेन स्केल को आप साधारण मापनी या सरल मापनी कहते हैं। उसके बाद में आपका जो थर्ड पॉइंट आपको पता होना चाहिए, एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जिस भी ऑब्जेक्ट की आप स्केल बना रहे हैं उसकी आपको एक्चुअल लेंथ पता होना चाहिए, या कोई भी ऑब्जेक्ट है आप उसकी ड्राइंग शीट बना रहे हैं तो आपको उसका एक्चुअल साइज पता होना चाहिए। उसके बाद लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन ड्राइंग शीट, यानी कि अगर आपने 50 मीटर की चीज को अगर आपने 50 सेंटीमीटर का बनाया है ड्राइंग शीट पे, तो 50 मीटर हुआ आपका एक्चुअल साइज, और 50 सेंटीमीटर जो हुआ वो आपका हुआ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन ड्राइंग शीट। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका आरएफ। आरएफ क्या होता है? तो आरएफ जो है आपका फ्रेंड्स वो स्केल की जान होती है, और ये क्वेश्चन जो है जितने भी पॉइंट्स यहां पे लिखे हुए हैं वो सभी आपके लिए एक क्वेश्चन है।
एक एक क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है थ्योरी में। अगर आपसे पूछ लेता है कि स्केल साइज के आधार पे कितने प्रकार का होता है, आप बता सकते हैं फुल साइज, रिड्यूस साइज, इनलार्ज साइज। स्केल के टाइप्स कितने होते हैं, आप आराम से 5 टाइप्स हैं ये लिख सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट आपसे पूछ सकता है कि आरएफ क्या होता है, तो इस आरएफ को समझने के लिए हम थोड़ा सा आपको एक उदाहरण देंगे। उससे पहले आप इन 6 पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इन्हें नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में। तो फ्रेंड्स बात करते हैं आगे आरएफ के पॉइंट के लिए, और उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो आपकी ये ब्रह्मास्त्र बैच चल रहा है, विद इन 15 डेज आपके कोर्स को कंप्लीट कराने का टारगेट जो जेई क्लासेस ने लिया है, इसको आप डेली का एक रूटीन बना लीजिए। आपको ये सारी क्लासेस अटेंड करनी है अगर आपको अपने एग्जाम में टॉप करना है। तो अपने सभी फ्रेंड्स में आप शेयर करेंगे, बताएंगे उन्हें कि अगर आपने अभी तक कोई भी सब्जेक्ट छुआ तक नहीं है तो आप 15 दिन में पढ़ करके कैसे टॉप कर सकते हैं, वो फॉर्मूला जेई क्लासेस आपके लिए लेकर के आया है। तो बात कर रहे हैं हम आरएफ के बारे में। तो आरएफ को समझने के लिए मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं कि सपोज कीजिए आपके पास एक वस्तु है जिसका साइज है 100 मीटर, ठीक है, 100 मीटर साइज है। तो जो आपने 4th नंबर पे पॉइंट पढ़ा था कि एक्चुअल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आपका एक्चुअल साइज है, यहां पे मैं लिख देता हूं, ये आपका एक्चुअल साइज है, ठीक है। उसके बाद आपने एक और पॉइंट पढ़ा था नंबर 4th पॉइंट पर, और वो पॉइंट था आपके पास में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन ड्राइंग शीट। और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन ड्राइंग शीट यानी कि इस 100 मीटर की वस्तु को अगर आप ड्राइंग शीट पर बनाते हैं, अगर आपने इसे 1 मीटर का बनाया है तो इस साइज को आपने कितने गुना कम कर दिया बेटा, 100 गुना कम कर दिया। जब आपको इसने 100 गुना कम कर दिया तब जाकर के आपने ये 1 मीटर बनाया है। तो जितने गुना आप एक्चुअल साइज को कम कर देते हैं या जितने गुना आप बढ़ा देते हैं, वो आपकी क्या कहलाती है, आरएफ कहलाती है, यानी कि वही आपकी निरूपक भिन्न कहलाती है। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, निरूपक भिन्न। तो यहां से अब आप निरूपक भिन्न की डेफिनेशन लिख सकते हैं। ये एक्चुअल साइज है, ये साइज ऑन ड्राइंग शीट है, साइज ऑन ड्राइंग शीट। और अब अगर आपसे निरूपक भिन्न की डेफिनेशन पूछी जाए तो अब आप आसानी से बता सकते हैं कि निरूपक भिन्न जो है वो साइज ऑन ड्राइंग शीट डिवाइडेड बाय एक्चुअल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि निरूपक भिन्न जो है वो एक अनुपात होता है किसी भी वस्तु के ड्राइंग शीट पर साइज का और उसके एक्चुअल साइज का, ठीक है। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखेंगे और ये बात आप लिख भी लेंगे। इसको फॉर्मूले को मैं लिख देता हूं अच्छे से कि आरएफ जो है आपके पास में होता क्या है, यहां पे मैं फॉर्मूला वो आपके लिए लिख देता हूं कि निरूपक भिन्न इज इक्वल टू वस्तु की ड्राइंग शीट पर माप, ड्राइंग शीट पर माप, सॉरी, डिवाइडेड बाय वस्तु की वास्तविक माप, वस्तु की वास्तविक माप। निरूपक भिन्न के बारे में अगर डेफिनेशन आ जाती है तो क्या है, ये एक अनुपात होता है वस्तु की ड्राइंग शीट पर माप और वस्तु की वास्तविक माप का। अब इसमें आपको करना क्या है कि निरूपक भिन्न विमाहीन राशि है, यानी कि इसकी कोई विमा नहीं होती है, विमाहीन राशि है सबसे पहली बात। यानी कि जब भी अगर आप इसे लिखते हैं अगर मीटर में, तो इस नीचे वाली चीज को भी मीटर में ही कन्वर्ट करेंगे। अगर इसे आप सेंटीमीटर में लिखते हैं तो नीचे वाली चीज को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे और एक दूसरे से अंश और हर कट जाएगा, तो यहाँ पे ये क्या बचेगी, विमाहीन राशि बचेगी। उसके बाद में आपको जब भी निरूपक भिन्न लिखना है तो निरूपक भिन्न को आप 1/n की फॉर्म में लिखेंगे कि हमेशा अंश जो हमेशा अंश होगा वो आपका क्या रहेगा,
1 रहेगा और हर जो होगा वो एक संख्या हो जाएगी। इसको समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण कर लेते हैं। जल्दी से मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको बता देता हूं, निरूपक भिन्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो निरूपक भिन्न को समझने के लिए यहां पे एक छोटा सा एग्जांपल कि एक वस्तु की वास्तविक माप 80 मीटर है, जिसे ड्राइंग पर 8 mm द्वारा प्रदर्शित किया गया है। इसकी निरूपक भिन्न बताइए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आ सकता है आपको अच्छी तरह से निरूपक भिन्न हर क्वेश्चन की निकालनी आनी चाहिए कि एक वस्तु की वास्तविक माप 80 मीटर है, यानी कि एक्चुअल साइज जो है वो क्या है, एक्चुअल साइज आपके पास में क्या हो गया 80 मीटर, और ड्राइंग शीट पर जो साइज है वो कितना है, यहां पे आप लिखेंगे ड्राइंग शीट पर साइज, ड्राइंग शीट पर ड्राइंग शीट साइज कितना है 8 mm। अब आपको क्या करना है, सिर्फ निरूपक भिन्न निकालनी है। फॉर्मूला आपको लगाना है कि यहां पे आप लिख लीजिए RF का फॉर्मूला, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन ड्राइंग शीट कितना है 8 mm है, 8 mm ऊपर लिख लिया। ठीक है, उसके बाद ये है 80 मीटर, और 80 मीटर को अब आपको किस में चेंज करना है, mm में चेंज करना है। और जब आप mm में चेंज करेंगे इसे तो क्या हो जाएगा 80, पहले आप सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए इसको, फिर उसके बाद में mm में चेंज कर लीजिए। तो अब आपके पास ये 8 से एक बार कट गया, तो आपके पास निरूपक भिन्न क्या आ गई 1/10, और उसके बाद में 3 0 और, तो ये आपके पास क्या हो गया RF हो गया। निश्चित रूप से आपको अब RF समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से देख लीजिए कि निरूपक भिन्न जो आपको निकालते कैसे हैं, कि साइज ड्राइंग शीट पर, उसके बाद में साइज उसका एक्चुअल, उन दोनों का अनुपात कर दीजिए, जो भी राशि हैं उनको एक जैसा कर दीजिए। जैसे ये mm है, ये मीटर है, मीटर को कैसे चेंज करते हैं वो अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि यूनिट का कन्वर्जेशन जो है वो आपको कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं छठे पॉइंट की तरफ, यूनिट की तरफ। यूनिट जो है आपके पास में किलो, हेक्टो, डेकामीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर, आपको ये अच्छी तरह से याद होनी चाहिए और एक ही लाइन में याद होनी चाहिए। जिस तरीके से इनका आपके पास सीक्वेंस है वैसे ही आपको याद होनी चाहिए। छठे पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं बेटा, यूनिट के बारे में। जो आपने स्टार्टिंग में 6 पॉइंट लिखे थे उनमें से 5 आपको क्लियर हो गए होंगे। यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं अब, लास्ट पॉइंट है ये आपका किलोमीटर, उसके बाद में हेक्टोमीटर, डेकामीटर। अगर आपको ये सब पता है तो मेरे साथ साथ बोलिए, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, किलो, हेक्टो, डेका, उसके बाद में फिर ये मीटर आ जाएगा, फिर उसके बाद में डेसी, फिर उसके बाद में सेंटी, और उसके बाद में मिली। ठीक है, उसके बाद में भी आपको मीटर लिखना है, यहां पे भी आपको मीटर लिखना है, ये भी आपको मीटर लिखना है, और इनका सीक्वेंस ऐसे ही याद करना है। ठीक है, 15 दिन अच्छी तरह से बस पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं की है और आपने पढ़ाई की है तो रिवीजन बस कर लीजिए, जल्दी जल्दी बस रिवीजन करना है कि किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इनको चेंज कैसे करते हैं वो आपको अगर चेंज करना है तो मीटर पे जाइए, यहां पे लिख दीजिए 1, और मीटर पे 1 लिखने के बाद अगर आपको मीटर से नीचे वाली चीजें चाहिए तो 0 बस 1 1 लगाते जाइए। ये सारी चीजें इस तरह से, ये 100 और ये आपका 1000, यानी कि अब क्या हो गया है, ये 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर। अब इसको अगर ऊपर चेंज करना है कि 1 मीटर में मुझे डेकामीटर पता करने हैं, कितने होंगे 1/10 होंगे, हेक्टोमीटर कितने होंगे 1/100 होंगे, 1 मीटर में किलोमीटर कितने होंगे 1/1000 होंगे। ऐसे ही अगर आपको 1 किलोमीटर में मालूम करना है हेक्टोमीटर, 10 हेक्टोमीटर, ये कितने, ये 100 डेकामीटर, ये कितने
1000 मीटर। ये सारी चीजें आप आराम से किसी भी चीज को अगर आपको कन्वर्ट करना है उस पे 1 लिखिए, उसके बाद अगर नीचे जाना है तो 0 लगाते जाइए, ऊपर जाना है तो बट्टे में 0 लगाते जाइए। बहुत आसान है, आराम से कर सकते हैं। यहां से अब आपको पता चल गया है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ये सारी चीजें आप खुद से प्रैक्टिस करिए, आपको रूटीन में आ जाएंगी और बड़े आराम से आप यूनिट को कन्वर्ट कर पाएंगे। इन सभी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, जो आपसे सबसे ज्यादा यूनिट में पूछ लिया जाता है, और वो है आपके सामने हेक्टेयर के बारे में, कि आपके पास 1 हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं। 1 हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर, 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर होते हैं। ये चीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। इसके बाद में अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी डायगोनल स्केल के बारे में, कि डायगोनल स्केल क्या होता है। ठीक है, सॉरी, प्लेन स्केल के बारे में पहले बात करेंगे। ये स्केल का कॉन्सेप्ट था, उसके बाद में प्लेन स्केल के बारे में। और प्लेन स्केल की डेफिनेशन मैंने आपको बताई है कि प्लेन स्केल जो है आपका, वो एक ऐसा स्केल है जो 2 लगातार मापों को पढ़ता है। और वो 2 लगातार मापें क्या हो सकती हैं, वो आपको जो ये 6 मापें बताई गई हैं, सॉरी 7 मापें जो आपको बताई गई हैं, इन 7 मापों में से कोई भी 2 मापें हो सकती हैं। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, ये दोनों लगातार हो सकती हैं। मीटर के बाद मीटर, डेसीमीटर, ये हो सकता है। डेसीमीटर के बाद सेंटीमीटर भी हो सकता है, डेसीमीटर सेंटीमीटर पूछ ले, या फिर सेंटीमीटर या मिलीमीटर पूछ ले। कोई भी 2 लगातार मापें आपसे पूछ सकता है, या फिर एक ही माप पूछता है, जैसे कि मीटर ही कहता है तो उस मीटर के मेन पार्ट्स और सब डिवीजन पार्ट्स के बारे में पूछ सकता है। जैसे कि अगर कोई 75 मीटर है, ठीक है, 75 मीटर है, अब इसको अगर आपको डिनोट करना है तो 10 के गुणज तो हो गए 7, ठीक, कि 10-10 के अगर आप पार्ट करोगे तो 7 पार्ट हो गए, और 1-1 के पार्ट करोगे तो 5 पार्ट हो गए। बात समझ में आ गई होगी आपको कि अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो 10 के गुणज में 7 पार्ट, 1 के गुणज में 5 पार्ट। ठीक है बेटा, अगर आपको इन सभी बातों को डिटेल में अगर आपको समझना है तो आप रेगुलर क्लासेस जो मेरी चली हैं उसमें स्केल पर जाइए, और स्केल में मैंने बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में सारी चीजों को बताया है। लेकिन अभी टाइम क्या है, आपको जल्दी से सिर्फ और सिर्फ, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो टाइम सिर्फ ये है कि आप जल्दी से चीजों को रिवाइज करें और इंपोर्टेंट चीजों को आप निकालें और अपना पेपर देने चले जाएं। आज आप स्केल मेरे साथ पढ़ रहे हैं, सिर्फ आपको आज ही स्केल पढ़ना है। इसके बाद में कल आप नया टॉपिक पढ़ेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। आज आपका काम है कि आज आप स्केल पढ़ करके खत्म कर देंगे, उसके बाद कल आप जो पढ़ेंगे वो नई चीज पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्लेन स्केल के बारे में, कि प्लेन स्केल का कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं। उस कंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं कि प्लेन स्केल का कंस्ट्रक्शन कैसे होगा। तो सबसे पहले प्लेन स्केल के कंस्ट्रक्शन के लिए लेंथ ऑफ स्केल निकालने की जरूरत पड़ती है। लेंथ ऑफ स्केल निकालने की जरूरत पड़ती है, यानी कि अगर आपसे कहा जाता है कि आप एक स्केल बनाइए तो आप सबसे पहले ये देखते हैं कि मैं स्केल की जो लाइन खींचूंगा ड्राइंग शीट पे, वो कितनी बड़ी लाइन खींचूंगा और उसके कितने भाग मुझे करने पड़ेंगे। तो जो आप लाइन स्केल पे खींचेंगे वही जो लाइन है वो आपकी लेंथ ऑफ स्केल है। और ये लेंथ ऑफ स्केल का फॉर्मूला क्या है, बहुत आसान फॉर्मूला है कि ये लेंथ ऑफ स्केल होती है आपकी RF मल्टीप्लाइड बाई मैक्सिमम लेंथ। मैक्सिमम लेंथ मेजर्ड बाई स्केल, मेजर्ड बाई स्केल, या फिर इसे मैं हिंदी में लिख देता हूं, निरूपक भिन्न इनटू मापनी द्वारा पढ़ी जाने वाली अधिकतम दूरी। अब आराम से ये बस फॉर्मूला याद कर लीजिए, निरूपक भिन्न इनटू मापनी द्वारा पढ़ी जाने वाली अधिकतम दूरी। इस पे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन यहां पे लिख देता हूं, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। लेंथ ऑफ स्केल क्या है, मापनी की लंबाई, मापनी की लंबाई।
अब इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं लिखूंगा, झट से उसे करेंगे, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि मापने की लंबाई निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो मापने की लंबाई के लिए जो क्वेश्चन है मैं वो लिख रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपके पास में कि एक स्केल ऐसा है जिसकी निरूपक भिन्न जो है वो 1/5 है। निरूपक भिन्न क्या है, वो 1/5, ये आपको कह दिया कि निरूपक भिन्न है। ठीक है, और मापनी पर पढ़ी जा सकने वाली जो अधिकतम दूरी है वो कह दिया उसने 80 मीटर है। मापनी पर अधिकतम पढ़ी जाने वाली अधिकतम दूरी 80 मीटर। अब आपसे कहा गया है मापनी की लंबाई ज्ञात करिए, लेंथ ऑफ स्केल आपको निकालनी है, मापनी की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो मापनी की लंबाई ज्ञात करने के लिए आपके पास में फॉर्मूला क्या है साहब, फॉर्मूला है आपके पास में RF इंटू मैक्सिमम लेंथ। ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा, बस मैक्सिमम लेंथ लिख दे रहा हूं, समझ जाएंगे आप इतनी बात पे। अब आपके पास में RF दे रखी है 1/5। ठीक है सर, 1/5 मुझे RF दे रखी है, तो RF की जगह पे आप 1/5 लिख दीजिए। ओके, उसके बाद मैक्सिमम लेंथ क्या दे रखी है आपको, 80 मीटर दे रखी है, 80 मीटर दे रखी है। ठीक है, तो आप इस पे अब क्या करेंगे, 5 मीटर से आप इसको काट दीजिए, तो ये कितना हो गया 16 मीटर, यानी कि आपकी 16 मीटर लेंथ ऑफ स्केल आएगी। ठीक है, इतनी नहीं आएगी जब आप स्केल पे बनाएंगे, ये मैंने सिर्फ एग्जांपल लिया है, इसको आप क्या कर सकते हैं, मापनी पर पढ़ी जा सकने वाली दूरी, इसको आप कम कर सकते हैं या इसको बढ़ा सकते हैं। इसे बढ़ा देता हूं मैं, 1/500 इसे कर देता हूं। ठीक है, 1/500 मैं इसे कर दे रहा हूं और इसको 80 मीटर ही रहने देता हूं। तब देखिए जब आप इसे देखेंगे तब क्या होगा, यहाँ पे ये मैं कर देता हूं 500, 1/500 है। और अब क्या करना है आपको, 1/500 ये रहेगा इंटू इस 80 मीटर को आप चेंज कर लीजिए सेंटीमीटर में, कितना हो जाएगा 80 इंटू 100। ओके, ये 2 से 2 काट दीजिए, ये कट गया, यहां से आया, अब 16 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब ठीक है, अब मापने की जो लंबाई है वो कितनी है, 16 सेंटीमीटर है, यहां पे 80 मीटर। बात समझ में आ गई कि यानी कि 1/500 निरूपक भिन्न है और अधिकतम पढ़ी जाने वाली अधिकतम दूरी अगर 80 मीटर है तो उस पे मापने की लंबाई जो आप बनाएंगे वो कितनी होगी, 16 सेंटीमीटर होगी। और इसी क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ा दूं कि इस पर आप 75 मीटर की दूरी को प्रदर्शित करिए, तो क्या हो जाएगा कि आप जो 16 सेंटीमीटर की मापनी रेखा खींचेंगे उसके 8 बराबर भाग करेंगे, जो प्रत्येक भाग 10-10 मीटर की दूरी को पड़ेगा। फिर उस 10 मीटर की जो दूरी है उसको आप 10 भागों में फिर से विभाजित करेंगे और उसको आपको क्या करना है, वो जो प्रत्येक छोटा छोटा भाग है वो 1-1 मीटर की डिस्टेंस को पड़ेगा और फिर आप उस पे 75 मीटर की डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई है। देख लेते हैं अभी एक प्लेन स्केल का क्वेश्चन हम कर लेते हैं, और प्लेन स्केल का क्वेश्चन हम करेंगे तो हमें आसानी से सारी बातें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। और लास्ट ईयर में पूछा गया क्वेश्चन मैं आपसे जो है कराने वाला हूं, लास्ट ईयर 2019 में ये क्वेश्चन आया है जो आपकी स्क्रीन पे अभी आएगा, और इसको हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन हम देखने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पे, लास्ट ईयर में जो क्वेश्चन आया है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर वाले प्लेन स्केल को बनाइए जिसमें मीटर एवं डेसीमीटर की दूरी पढ़ी जा सके और यह 14 मीटर तक माप सके। इस स्केल पर 12.4 सेंटीमीटर दूरी को दर्शाइए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। आप जो इंपोर्टेंट चीज है वो मैं यहां पे लिख लेता हूं। देखो सबसे पहले क्या है, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर है, यानी कि ड्राइंग शीट पर 1 सेंटीमीटर बनाना है और जो कि वास्तविकता में है कितना, 1 मीटर। तो RF मेरी कितनी हो गई, 1 सेंटीमीटर यहां पे और यहां पे 1 मीटर। अब मुझे ये करने सेम, तो 1 सेंटीमीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर मैंने काट दिया, तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई कि ये हो गया 100 RF। ठीक है, 1/100, ये मेरे पास RF निकल के आ गई। ओके, मैक्सिमम लेंथ देख लो इस क्वेश्चन में कहां है, कहां पे दिखाई दे रही है मैक्सिमम लेंथ, 14 मीटर तक माप सके। मैक्सिमम लेंथ कहां आ गई, 14 मीटर। ओके, उसके बाद में दूरी जो दर्शानी है, दर्शाई जाने वाली दूरी कितनी है, 12.4 मीटर मुझे इस पे दर्शाना है। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करता हूं कंस्ट्रक्शन इसका।
तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं निकाल लेता हूं लेंथ ऑफ स्केल, और लेंथ ऑफ स्केल निकालने के लिए आपको पता है LOS, मैं उसे शॉर्ट में लिख रहा हूं लेंथ ऑफ स्केल को, ठीक है, समझ जाएंगे आप सभी लोग। और ये RF मल्टीप्लाइड बाई मैक्सिमम लेंथ, जो अभी मैंने किया था वही करना है, बस RF की जगह पे 1/100 मल्टीप्लाइड बाई 14 मीटर, 14 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दीजिए, यहीं पे सीधा 100 कर दीजिए, ठीक है। मीटर को चेंज करना है सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, और इस 100 से काट दीजिए इस 100 को, और ये आपके पास आ गया 14 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ स्केल। इतना काम तो पिछले क्वेश्चन में भी कर चुके थे। अब यहां से आगे का कैसे करना है, यहां से आगे का जो काम करना है वो बेटा करना है मिनी ड्राफ्टर की हेल्प से। मिनी ड्राफ्टर उठाइए, ड्राइंग बोर्ड पे लगाइए, ड्राइंग शीट के साथ में सेट करिए, और उसके बाद तीनों पेंसिल अपनी रख लीजिए अपने पास में, सारे इंस्ट्रूमेंट अपने पास में रखने के बाद एक 14 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लीजिए, और उस 14 सेंटीमीटर की लाइन को 14 बराबर भागों में विभाजित कर लीजिए। 14 भागों में विभाजित क्यों करना है सर? क्योंकि इस पे मैक्सिमम लेंथ 14 मीटर पढ़नी है, जितनी मैक्सिमम लेंथ पढ़नी है उतने बराबर भाग कर लीजिए। अब कहेंगे सर आपके अगर इस पे 80 मीटर पढ़ना होता तो क्या मैं 80 भाग करता? जी बिल्कुल नहीं, फिर मुझे ये देखना पड़ेगा कि उस पे दर्शाया कितना जाना है, दर्शाया जितना जाना है उसके अकॉर्डिंग भाग करने हैं। जैसे कि इस पे 12.4 दर्शाना है, तो अब एक एक भाग तो मेरा 12 मीटर को दिखाएगा, और उसका छोटा वाला भाग जो है वो 0.4 को दिखाएगा। और अगर क्वेश्चन ने ये कहा होता कि 80 मीटर तक पढ़ी जा सके मैक्सिमम, और उस पे 75 दिखाइए, तो उस पे 8 भाग में करता, जिसका कि प्रत्येक भाग आपको दिखाता 10-10 मीटर। तो 80 मीटर 70 मीटर दिखाने के लिए तो मेरे 7 भाग काम आ जाते। फिर उसके बाद में जो छोटा वाला भाग है उसको जब मैं बनाता तो वो क्या हो जाता, मेरा एक छोटा हिस्सा 1 मीटर को दिखाता, और मैं वहां से 75 को दिखा देता। ठीक है, तो आगे मैं स्टार्ट कर रहा हूं प्लेन स्केल का कंस्ट्रक्शन। ओके, ये सारी चीजें आपको पता है, ये सारी चीजें आप नोट कर लेना। ठीक है, यहां से ये 14 सेंटीमीटर जो आया है। ओके, और किसी भी लाइन को कितने पार्ट में बराबर भागों में विभाजित करना है ये मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूं बहुत अच्छे तरीके से। ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ओके, थोड़ा सा ऊपर मैं ले रहा हूं इसलिए क्योंकि 14 मुझे 12 बराबर भाग करने हैं। और इसे थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूं क्योंकि ये आपको विजिबल रहे। ठीक है, ये लाइन खींचने के बाद, ये लाइन अगर आपको दिखाई नहीं दे रही है तो थोड़ा सा और मैं डार्क कर लेता हूं इसे। अब इस लाइन को आपको एक रेक्टेंगल में बंद करना है, और वो जो रेक्टेंगल है वो 15 mm से लेकर के 20 mm तक कुछ भी हो सकता है। 15 mm से लेकर के 20 mm तक आप उसकी हाइट कुछ भी रख सकते हैं। तो यहां पे मैं एक रेक्टेंगल में इस लाइन को बंद कर रहा हूं। ठीक है, ओके, यहां से और ये जो लाइन है आपकी वो 14 सेंटीमीटर लंबी लाइन है। ये लाइन मैंने बड़ी इसलिए बनाई है क्योंकि मैं अगर आपको यहाँ पे 14 सेंटीमीटर बना के दिखाऊंगा तो वो आपको बेटा दिखाई नहीं देगी, इसलिए मैंने ये लाइन जो है बड़ी ली है। आप इसे 14 सेंटीमीटर की मानेंगे और आप 14 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद इस लाइन को 14 बराबर भागों में विभाजित मुझे करना है, तो इसके लिए मैं न्यून कोण पे एक लाइन डालूंगा
न्यून कोण पे आप मिनी ड्राफ्टर से एक लाइन खींचेंगे और वो 2H पेंसिल से खींचेंगे, ठीक है। तो मैं यहां पे अगर आपको दिखाई दे तो ब्लू मार्कर से वो लाइन मैं खींच देता हूं जिससे कि वो आपको दिखाई देगी। तो यहां से ये लाइन न्यून कोण पे खींची गई, ठीक है, और थोड़ा सा नीचे, क्योंकि 14 भाग इसके करने हैं तो थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए लाइन, ठीक है, ओके। अब आपको प्रकार से इस लाइन के 14 बराबर भाग करने हैं, तो 14 बराबर भाग करने के लिए यहां से आप करेंगे तो 1 9 9 के मैं करता हूं 2 18 9 3 27 9 चौक 36 9 पंजे 45 54 63 72 और उसके बाद फिर से इक्यासी 10 और उसके बाद में फिर ये 11 और 12। तो ये भाग जो है आपके 12 उपाय हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद नीचे जो है वो आपको दिखाई नहीं देगा, इसके भाग आपको जो करने हैं वो 14 करने हैं। मैं थोड़ा सा छोटे पार्ट कर लेता हूँ इनके जिससे आपको विजिबल रहे। तो मैं 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 59 53 65 64 70 यहां तक मैं ले लेता हूं आपके, ठीक है। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कैसे कम हो गया, ठीक है। इसके भाग करने के बाद में अब फिर जो भी लास्ट वाला जो पार्ट होगा आपका, उस लास्ट पार्ट को आप इसके लास्ट पार्ट से क्या करेंगे, वो मिला देंगे, ठीक है। जितने भी अगर आपके भाग हैं 14 भाग करने के बाद इन सभी को आप क्या करेंगे, वो आप लास्ट पॉइंट को इसके लास्ट भाग से मिनी ड्राफ्टर को टाइट करके आप यहां पे मिला देंगे, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट इस तरीके से और ये वाला पॉइंट यहां पे आप इसे मिला देंगे। और यहां पे रखने के बाद अपने मिनी ड्राफ्टर को एकदम टाइट कर देंगे और जितनी भी लाइन होंगी वो सभी इसी के समांतर होनी चाहिए। मिनी ड्राफ्टर का जो स्क्रू है उसको नहीं हिलाना है, उसको टाइट कर देना है एकदम। और जितनी ये लाइनें हैं ये सभी लाइनें एक दूसरे से पैरेलल आएंगी और यहां से ये सभी पॉइंट आप जो है ऊपर ऐसे मिलाते चले जाएंगे इस तरीके से। और ये सभी पॉइंट जो होंगे वो 2H पेंसिल से आपको मिलाने हैं। ये सभी पॉइंट्स आपको 2H पेंसिल से ही मिलाने हैं। और ये सारे पॉइंट्स मिलाने के बाद इन पे आप कर देंगे नंबरिंग, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको इस तरीके से मिला देने हैं सभी जो भी आपके आर्क के पॉइंट आए हैं। ये करने के बाद उसके बाद ये जितनी भी आपकी लाइनें हैं इन सभी लाइनों को आप क्या करेंगे, और इसे यहीं रहने दीजिए, ओके। और इन सभी पॉइंट्स को आप मिला देंगे ऊपर, यहां पे ऊपर ऐसे ही इसको ऊपर मिलाना है। और इसको जो मिलाना है आपको HB पेंसिल से मिलाना है, ठीक है। HB पेंसिल से मिलाना है तो मैं ब्लैक मार्कर इसमें यूज कर लेता हूं यहां पे, ठीक है। ये सभी ये सारे पॉइंट्स आप ऊपर मिला देंगे।
ये सारे पॉइंट्स आप ऊपर मिलाएंगे 90 डिग्री के एंगल पे, और इतना काम करने के बाद इन सभी पे आप नंबरिंग करेंगे। यहां पे लिखेंगे 0, ये 1, ये 2, यहाँ पे 3, ये 4, उसके बाद ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। ठीक है, यहाँ पे ये 10 भाग हो पाए हैं। तो ये आपको जो करना है, ये नीचे यहाँ पे एक और लाइन जाएगी। बोर्ड जो है वो इतना है नहीं कि आप जो है नीचे 14 भाग हो सकें, और वहां पे आपको जो है 10, 11, 12, 13, 14 भाग तक आपको मिलाना है। फिर उसके बाद ये जो छोटा भाग है, इस छोटे भाग को आपको क्या करना है, 10 भागों में विभाजित करना है। और 10 भागों में जो विभाजित करेंगे वो कैसे करेंगे, फिर से एक एक्यूट लाइन डालेंगे, फिर से एक एक्यूट एंगल पे लाइन, उसके बाद फिर इसके 10 भाग कैसे करेंगे कि आप स्केल से मेजर कर लेंगे 10 भागों को इस तरीके से। तो 5-5 mm पे आप निशान लगा दीजिए 10। ठीक है, 5-5 mm पे आप लगाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। और फिर ये जो 10वां हिस्सा आया है इसको मिला देंगे आप लास्ट पॉइंट से। ये वाला जो पॉइंट है इसको लास्ट पॉइंट से आप मिला दीजिए। ऐसे ही मिनी ड्राफ्टर को आप पैरेलल करेंगे और ये सारे पॉइंट्स आप ऊपर मिलाते हुए चले जाएंगे। ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे मिला देंगे इस तरीके से। ये सारे पॉइंट्स आप ऊपर यहाँ मिला दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे जितना आपने ये लिया है उसके या तो 1/4 या फिर यहां से 5 mm की डिस्टेंस पे एक लाइन यहां पे खींच लीजिए। 5 mm की डिस्टेंस पे ये लाइन खींचने के बाद ये जितने भी आपने इंक्लाइंड लाइन मिलाई हैं इन सभी लाइनों को इस लाइन तक आप मिला दीजिए। ऊपर ये लाइन मिला दीजिए, यहां पे ये लाइन, यहां पे ये सभी लाइन जो हैं आप इन्हें वर्टिकल डिस्टेंस में सभी को मिला देंगे। ये लाइन आप मिला देंगे। ओके, इसके बाद यहां पे जो नंबरिंग आप करने वाले हैं 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये लास्ट में 10 हो जाएगा। यानी कि जो आपने जो ये बड़े बड़े वाले भाग हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सभी जो आपके भाग हैं ये आपके सेंटीमीटर को पढ़ रहे हैं। और सेंटीमीटर से जो छोटी यूनिट है मिलीमीटर को जो ये छोटे छोटे भाग पढ़ रहे हैं। अब इस पर अगर आपसे कहा जा रहा है कि 9.8 को पढ़िए तो 9 सेंटीमीटर तो आप यहां से पढ़ेंगे, और 8 को पढ़ना है 9.8 को तो 8 mm आप यहां से पढ़ेंगे। तो ये दूरी दिखाने के लिए आप क्या करेंगे कि यहां से एक लाइन ऊपर ले जाएंगे और यहां से एक लाइन लेंगे, तो यहां पे आप 9.8 सेंटीमीटर दिखा देंगे। ठीक है, कैसे करते हैं देख लेते हैं एक बार। ऊपर आपके पास में जगह है। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 12.4 के लिए। ठीक है, तो बेटा 12.4 के लिए पहले आपको इसके 14 भाग करने पड़ेंगे, और जैसे मैं यहाँ पे 9.8 आपको दिखा रहा हूं ऐसे ही आप 12 वाले हिस्से पे जाएंगे और 4 वाले हिस्से पे ऐसे ही ड्रॉ कर देंगे। क्योंकि इसके भाग जो है वो 14 नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बोर्ड जो है, फिर आपको अगर मैं ये छोटे छोटे भाग कर देता तो आपको दिखाई नहीं देता, समझ में नहीं आता। इसलिए आपको करना सिर्फ ऐसे ही है जैसे मैं आपको बता रहा हूं। बस आपको क्या करना है कि आपको अपनी ड्राइंग शीट पे 14 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है, उसके 14 डिवाइड भाग करने हैं, और उसमें से जो 12वां हिस्सा होगा, और फिर जो आपने 0 से लेकर के 1 तक का ये वाला जो हिस्सा है इसके 10 पार्ट किए हैं, उसके आप चौथे हिस्से को आप दिखा देंगे। और दिखाना कैसी है वो सारी चीजें मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। ठीक है, तो आप बिल्कुल ये ना घबराइए कि सर यहाँ पे जो है आपने वो वाली चीज नहीं दिखाई है। तो चीजों का कॉन्सेप्ट सब वही है, और आप डिटेल में ये सब बातें अगर पढ़ना चाहते हैं कि डिटेल में अगर मुझे ये सब चीजें पता चले तो प्रीवियस वीडियोस जो है आप वो मेरी देख सकते हैं स्केल वाली जा करके, और उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब ये लाइन खींचने के बाद ये जो लाइन है वो आपकी अपर लाइन से थोड़ा 5 mm ऊपर होनी चाहिए, सीधी लाइन होनी चाहिए। और इस लाइन के बनाने के बाद अब आपको क्या करना है, यहां पे बनाने हैं एरोज। जो एरोज हैं वो मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूं, 3:1 या 6:1 के अनुपात में आपको एरोज बनाने हैं। तो एरो बनाने के लिए आपको क्या करना है, हॉरिजॉन्टल में 6 चलना है। उसके बाद फिर आपको ये
आप वर्टिकल में 1 जाएंगे और यहां से ये पॉइंट्स आप मिला देंगे। जैसे ये डिस्टेंस है तो यहां से ये वाला पॉइंट आप मिला देंगे और उसके बाद ये वाला पॉइंट आप मिला देंगे। ओके, उसके बाद ऐसे ही आप इधर भी एरो बना देंगे और ये आप यहां पे दिखा देंगे। ठीक है, तो यहां पे जो आप डिस्टेंस लिखेंगे कि यहां पे आप ये वाले पॉइंट्स को आप ऊपर ले जा सकते हैं यहां पे इस तरीके से। तो आप यहां पे लिख सकते हैं 9 सेंटीमीटर एंड 8 डेसीमीटर। यहां पे आप ऐसे लिख सकते हैं। बाकी आपको यहां पे जो लिखना है तो यहां पे आप 2 लाइन इस तरीके से खींचेंगे कि आपको अच्छे से दिखाई दे। इसकी थिकनेस जो रखेंगे आप वो कुछ भी रख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर भी रख सकते हैं, 8 mm भी रख सकते हैं और यहां पे आप लिख देंगे कैपिटल लेटर में मीटर। ठीक है, मीटर कि ये जो यूनिट है आपकी वो क्या दिखा रही है, मीटर को दिखा रही है। और इधर आएंगे आप, इधर भी आप उतनी ही विड्थ में यहां पे जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर। सॉरी, ये जो है आपका सेंटीमीटर है, ये मैंने गलती कर दिया। यहां पे ये जो लिखना है आपको सेंटीमीटर लिखना है कि ये सेंटीमीटर दिखा रहा है। ठीक है, CENTIMETER, ये पूरा आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पे सेंटीमीटर आपको पूरा लिखना है। ऐसे ही मिलीमीटर आपको यहाँ पूरा लिखना है कि मिलीमीटर। ये सारी चीजें आपको एज इट इज ही लिखनी है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, यहां से एक लाइन खींचेंगे, यहां से एक लाइन खींचेंगे और एक लेंथ लिख करने के बाद यहां पे आप LOS लिखेंगे जो आपकी लेंथ ऑफ स्केल है 14 सेंटीमीटर। यहां पे आप एक लाइन यहां खींचिए और एक लाइन आप यहां खींचिए और यहां पे आप सीधी लाइन खींचने के बाद और ये सारी चीज आप जो करेंगे वो H पेंसिल से करेंगे। ठीक है, H पेंसिल से ये सारी चीजें करेंगे। तो ये वाला जो है मैं बना देता हूं आपका, ये डिस्टेंस। ये करने के बाद फिर से यहाँ पे वही एरो आप बनाएंगे अच्छे से। ठीक है, ये एरोज ऐसे बनाने हैं आपको। एरो बनाने की अच्छी से प्रैक्टिस कर लीजिए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एरो बनाने में बहुत जल्दबाजी करते हैं और सीधे आप ऐसे ही एरो बना आते हैं जिस तरीके से रफली होता है। यहाँ पे आपको रफली कुछ भी काम नहीं करना है, आपको सारी चीजें सिस्टमेटिक करनी है। ठीक है, एरो बनाने के बाद उसके अंदर हैचिंग भी कर सकते हैं और वो हैचिंग ऐसी ना करें कि आपकी बहुत ज्यादा डार्क लगे। ठीक है, हल्की हैचिंग करनी है। ये एरोज को आप ऐसे फिल कर देंगे। ऐसे ही इधर भी एरो को मैं फिल कर देता हूं। ये सारे काम आप बहुत सावधानी से करेंगे। ड्राइंग जो है वो आपकी बहुत खूबसूरत लगनी चाहिए। आप जो पेंसिल का इस्तेमाल करें आप उस पेंसिल को बार बार ना चलाएं, सिर्फ एक ही बार सिंगल स्ट्रोक में उसे चलाएं और यहां पे आप LOS लिख देंगे, LOS लेंथ ऑफ स्केल, और उसके सामने यहां लिख सकते हैं कि ये 14 सेंटीमीटर है। ठीक है बेटा, इतना करने के बाद अब आपको इसकी RF और दिखानी है। तो यहां पे 2 लाइन खींचेंगे और यहां पे लिखेंगे इसकी RF। तो यहां पे लिखेंगे RF और RF जो है वो आपकी कितनी है, 1/100। ठीक है, ये यहां पे आप 1/100 आप RF लिख देंगे। ठीक, ये आप यहां पे 1/100 RF लिख देंगे। अब यहां पे एक चीज और बची है जो इसकी मैक्सिमम लेंथ पढ़ी जा सकती है, वो आप इसके ऊपर एक लाइन, जैसे ये लाइन खींची है ऐसे ही वो लाइन आप एक ऊपर खींचेंगे और वहां पे जाकर के आप लिख देंगे जितनी ये मैक्सिमम लेंथ पढ़ सकती है। तो मैक्सिमम लेंथ जो आपका क्वेश्चन में दे रखा है वो 14 सेंटीमीटर दे रखा है।
तो वो 14 सेंटीमीटर आप वहां पर लिख देंगे। और ये जो पढ़ सकती है ये 10 सेंटीमीटर पढ़ सकती है, तो इसके ऊपर मैं 10 सेंटीमीटर लिख दूंगा, जो कि आपकी मैक्सिमम लेंथ होगी स्केल की। तो इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए जो आप प्लेन स्केल का कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो प्लेन स्केल का कंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत आसान है। एक बार फिर से मैं बता देता हूं कि एक लाइन खींची है मैंने एलओएस के बराबर। एलओएस कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपको पता है। फिर उसके बाद में उतने भाग उसके करने हैं जितनी वो मैक्सिमम लेंथ पड़ सकती है। उसके बाद फिर उसके जो छोटा भाग है उसके मैंने 10 पार्ट किए हैं, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm होता है और मुझे 12.4 पढ़ना है उस पे, तो 12 सेंटीमीटर और 4 mm पढ़ना है। तो mm पढ़ने के लिए मुझे 1 सेंटीमीटर के 10 भाग करने पड़ेंगे। उसके बाद ये मैंने 10 भाग किए हैं। 10 भाग जो किए हैं वो आपने ये जो भाग 14 किए इस प्रकार से चाप लगाए, जैसे एक लाइन को डिवाइड करते हैं, वो सारी चीजें आप अच्छे से सीख चुके हैं। फिर उसके बाद इन सभी को परपेंडिकुलर मिलाया, इसके 10 भाग किए, वैसे ही एक्यूट एंगल पे लाइन डालने के बाद फिर से इनको सभी को परपेंडिकुलर मिलाया। ये जो हाइट ली है मैंने 5 mm ली है, और उसके बाद जो भी लाइनें ली हैं उन सभी से मैंने सभी की डायमेंशन को शो किया है, और उसके बाद लास्ट में ये आरएफ लिख दिया। ये सारी चीजों को शो करने के बाद आपका ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और ये क्वेश्चन आपसे 2019 में पूछा गया है। ठीक है, और 2019 में एक थ्योरी में क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि आरएफ क्या होती है। तो आरएफ क्या होती है ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि आरएफ जो है वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन ड्राइंग शीट डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन एक्चुअल साइज या मैक्सिमम लेंथ साइज। ठीक है, कोई भी एक्चुअल साइज और जो है आपका ड्राइंग शीट पे साइज, उन दोनों का अनुपात जो होता है वो क्या होता है, आरएफ होता है, निरूपक भिन्न होता है। प्लेन स्केल की डेफिनेशन आपको पता है। तो इस चैप्टर से अब आगे जो चीज आती है वो आती है डायगोनल स्केल क्या होता है और डायगोनल स्केल का सिद्धांत क्या है। तो सबसे पहले उसके बारे में देख लेते हैं कि डायगोनल स्केल क्या होता है। ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे मैं रफ कर रहा हूं, और फिर उसके बाद डायगोनल स्केल का आपको मैं बता देता हूं डेफिनेशन, और डायगोनल स्केल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इन सब के बारे में मैं आपको छोटी सी डिटेल दे देता हूं। ठीक है, बेटा अगर आपको स्केल के बारे में और ज्यादा डिटेल में अगर पढ़ना है तो आपको जो है रेगुलर क्लासेस की जो क्लासेस चली हैं हमारी, उन पे जाकर के आप देख लीजिए। बाकी ये जो आपका 15 डेज का ब्रह्मास्त्र बैच चल रहा है, इसमें मेन टारगेट यही है कि आपका 15 दिन में आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट कराना है। जो बच्चे अभी तक बिल्कुल भी इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं पढ़े हैं उनका सिलेबस कैसे कवर कराया जाए, ये यहाँ पे टारगेट है। और जो बच्चे रेगुलर पढ़े हैं उनका रिवीजन कैसे कराया जाए, ये यहाँ पे हम एक टारगेट लेकर के चल रहे हैं। और इसके अंदर आपके जो मेन जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस को कवर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और आप जी जान से मेहनत करते रहिए, हमारे साथ लगे रहिए, क्लास लेने के बाद खुद से प्रैक्टिस करते रहिए। यकीनन आप जो है अच्छे नंबर लेकर के आएंगे, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। और इस चीज के लिए आपको एक तोहफा भी दिया जाएगा जेई क्लासेस परिवार की तरफ से। जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम रखा गया है उसके लिए फॉर्म का जो लिंक है वो खुला हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल जाकर के ज्वाइन करें, वहां पे आपको फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, और उस फॉर्म को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स में। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल आप जानते हैं, टेलीग्राम चैनल है जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, जेईसी पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस, वो आप शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और उससे ज्वाइन करें। वहां से आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिल जाएगा जो भी आपका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 3 कैटेगरी रखी गई हैं, एक डिस्ट्रिक्ट टॉपर, कॉलेज टॉपर और एक सब्जेक्ट टॉपर के बारे में है। ठीक है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है इसको शेयर करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट टॉपर जो है वो बहुत सारे बच्चे निकल के आएंगे और जेई क्लासेस परिवार की तरफ से उन्हें एक उपहार दिया जाएगा, एक सरप्राइज गिफ्ट होगा। आगे देखते हैं अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, डायगोनल स्केल के बारे में। तो डायगोनल स्केल जो है वो स्केल क्या है बेटा, इसको हिंदी में बोलते हैं विकर्ण मापनी, हिंदी में बोलते हैं इसे विकर्ण मापनी। और इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूं कि डायगोनल स्केल एक ऐसा स्केल है जो लगातार 3 मापों को पढ़ता है। लिख लीजिए, एक ऐसा स्केल जो लगातार 3 मापों को पढ़ता है। लगातार 3 मापों को, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर ये हो सकती हैं, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर ये हो सकती हैं, कोई भी 3 लगातार माप हो सकती हैं। और अगर एक माप होगी तो उसके सब डिवीजन पार्ट्स और उस सब डिवीजन पार्ट्स के भी सब डिवीजन पार्ट्स उनको पढ़ेगा। इस बात को कैसे हम समझेंगे कि जैसे
अगर आपको 335 मीटर को पढ़ना है तो 335 मीटर में 100 के गुणज कितने 3, 10 के गुणज कितने 3 और 1 का गुणज कितना 5। अब आप इन्हें देखिए तो ये कितना हो जाता है 335। आप पढ़ सकते हैं कि एक लाइन आप खींचेंगे, पहले आप उसके 3 भाग करेंगे जो कि हर एक भाग 100-100 पड़ेगा, फिर उसके बाद 100 भाग के आप 10 भाग करेंगे जो प्रत्येक भाग 10-10 पड़ेगा, फिर उस प्रत्येक 10 भाग के आप 10 भाग करेंगे जो कि प्रत्येक भाग 1-1 पड़ेगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि विकर्ण मापनी की डेफिनेशन अगर आपसे क्वेश्चन में पूछी जाती है और पूछी गई है लास्ट ईयर के एग्जाम में, प्रीवियस ईयर में विकर्ण सिद्धांत पूछा गया है कि विकर्ण मापनी क्या है और इसका सिद्धांत क्या होता है, तो मैं बात करने वाला हूं अभी विकर्ण सिद्धांत के बारे में। तो विकर्ण सिद्धांत क्या होता है बेटा? विकर्ण सिद्धांत कुछ नहीं है, बस एक जो ऐसी चीज है जो आपने अभी तक नोटिस नहीं की है और आप जो है उसे हमेशा से देखते आ रहे हैं। कैसे कि आपको बहुत छोटी लाइन है, ये छोटी सी लाइन है, इसके आपसे कहा जाए कि 10 भाग कर दीजिए, ठीक है, और इसको मैं और छोटा कर देता हूं, ये छोटा मैंने कर दिया, तो कहेंगे सर इसके जो बहुत अगर मैं इसके 10 भाग करूंगा तो बहुत छोटे छोटे 10 भाग होंगे, लेकिन अगर इसके 10 भाग मैं विकर्ण सिद्धांत से करूंगा तो मैं बड़ी आसानी से कर सकता हूं। विकर्ण सिद्धांत क्या है कि किसी भी आयत, देखो इसे आयत में बंद कर लेते हैं, ठीक है, एक आयत में मैंने इसे बंद कर लिया और आयत में बंद करने के बाद में उसका विकर्ण मैंने मिला दिया, यहां से पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दिया। अब क्या करना है आपको, इस छोटी लाइन के 10 भाग करने, तो आप इस छोटी लाइन के 10 भाग न करके इसके विकर्ण के 10 भाग कर लीजिए। इसके विकर्ण के 10 भाग तो आसानी से कर लेंगे सर, इसके भाग तो बड़े आसानी से हो जाएंगे, ये तो काफी बड़ी लाइन है, तो ये बड़ी लाइन है तो इसके 10 भाग कर लीजिए। कैसे करेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 निशान मैंने लगाए, 10 भाग हो गए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भाग हो गए सर। अब इसमें जैसे ही आपने इसके विकर्ण के 10 भाग किए, इसके इस हॉरिजॉन्टल लाइन के 10 भाग खुद ब खुद हो गए। कैसे हो गए देखिए कैसे हो जाते हैं। अगर आपको इस छोटी लाइन पे 5 पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे आप यहां से 5 पढ़ लीजिए, 1 2 3 4 5, ये 5वां हिस्सा है मेरा, और इस 5वें हिस्से को मैं यहां से परपेंडिकुलर डाल देता हूं तो ये जो मेरा हिस्सा है ये इसका मिड पॉइंट आ जाता है। समझ गए बात को कि नहीं समझे? कि यानी कि अगर ये हिस्सा मेरा 5वां है, 1 2 3 4 5वां है, तो ये हिस्सा भी 5वां होगा। ऐसे ही अगर ये वाला हिस्सा मेरा देखो ये कितना है, 5 6 7 8वां हिस्सा ये है, तो यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर डालता हूं 90 डिग्री पे तो ये वाला जो हिस्सा होगा वो मेरा 8वां हिस्सा होगा। ऐसे यहां से मैं डालूंगा तो ये वाला जो हिस्सा होगा मेरा 9वां हिस्सा होगा, ये वाला जो हिस्सा होगा वो 10वां हिस्सा होगा। बात समझ में आई है कि नहीं आई है? तो विकर्ण सिद्धांत क्या है? विकर्ण सिद्धांत कुछ नहीं है, किसी भी आयत के विकर्ण के आप जितने भाग कर देते हैं उतने ही भाग उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन के खुद ब खुद हो जाते हैं। ये विकर्ण सिद्धांत है और इसी सिद्धांत पे जो है विकर्ण स्केल काम करता है। अब नेक्स्ट क्लास जब हम करेंगे तो उसमें हम विकर्ण स्केल को अच्छी तरीके से और पढ़ेंगे और विकर्ण स्केल से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो बेटा आज आपका काम क्या है होमवर्क में? आज आपका काम यह है कि आप प्लेन स्केल को अच्छे से पढ़ेंगे और उसका कंस्ट्रक्शन करना सीखेंगे, खुद से 2 क्वेश्चन कम से कम करेंगे और जब नेक्स्ट क्लास में आप आएंगे तो वेल प्रिपेयर्ड होकर के कि मैंने प्लेन स्केल अच्छे से पढ़ लिया है, डायगोनल स्केल की डेफिनेशन मुझे पता है, डायगोनल स्केल का मुझे सिद्धांत पता है, अब सिर्फ मुझे डायगोनल स्केल का कंस्ट्रक्शन और उसके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस देखने हैं। और बेटा इंजीनियरिंग ड्राइंग में अगर आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो उसके लिए आप अपने नजदीकी किसी भी बुक सेलर पे जाकर के प्रकाश पब्लिकेशन का आप सॉल्व पेपर खरीद सकते हैं, जिसमें कि लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं विद सॉल्यूशन और आप उन्हें अच्छी तरह से पढ़ के जाते हैं तो आप एग्जाम में गारंटेड बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। और मैं तो उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से पढ़ाई करें और 50 में से 50 नंबर इंजीनियरिंग ड्राइंग में लेकर के आएं। ये जो सॉल्व पेपर है प्रकाश पब्लिकेशन के नाम से, ये हिंदी वालों के लिए है। अगर जो बच्चे इंग्लिश में तैयारी कर रहे हैं और इंग्लिश में पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए जो प्रकाश पब्लिकेशन का ग्रेविटी जो है वो आप लेकर के आइए और आप पिछले 10 इयर्स के जो भी क्वेश्चंस आए हैं उन सभी को आप सॉल्व कर लीजिए और अपनी तैयारी को और अच्छा और मजबूत बना लीजिए।
लास्ट में मैं आपसे कहता हूं कि जो भी आपका ब्रह्मास्त्र बैच चल रहा है, आपको इसे एक भी दिन स्किप नहीं करना है बेटा। 15 दिन मात्र आपके एग्जाम में बचे हैं। डेली आपको इसको चाहे रिवीजन के तौर पर पढ़िए, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप इसको तैयारी के पर्पज से पढ़िए, लेकिन आपको इसको स्किप नहीं करना है एक भी दिन। मात्र 15 दिन तक बस आपको तैयारी करनी है, और 15 दिन तैयारी करने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा सेमेस्टर एग्जाम में, आप खुद गौरवान्वित महसूस करेंगे, आपको खुद प्राउड फील होगा खुद पे। और अगर आप किसी भी सब्जेक्ट टॉपर बनते हैं, या ब्रांच टॉपर बनते हैं, या डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनते हैं, तो आपको प्रोत्साहित करने के लिए जेई क्लासेस परिवार आपको एक बहुत अच्छा खासा उपहार देगा, जिससे कि आपको प्राउड फील होगा। आपकी जो फोटो है वो न्यूज़पेपर में पब्लिश होगी, सोशल मीडिया पर आपके नाम के साथ, आपके फोटो के साथ, आपके कॉलेज के नाम के साथ जो है पब्लिश कराई जाएगी, जिससे कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपके पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगेगा। तो आप जो है मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। मात्र 15 दिन की बात है, मात्र 15 दिन अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, सब कुछ भूल जाइए, कोई यारी दोस्ती नहीं, सिर्फ पढ़ाई करनी है। और यारी दोस्ती में भी सिर्फ पढ़ाई की बातें ही करनी है। अपने दोस्तों को जो भी शेयर करना है तो बस पढ़ाई से रिलेटेड बातों को शेयर करना है। तो बस इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मेरे साथ रोजाना इस ब्रह्मास्त्र बैच में बने रहिए। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।